अस्सलाम वालेकुम। मेरी स्क्रीन विजिबल है और आवाज क्लियर है क्या? यस मैम। ओके। कल हम लोगों ने इनकैप्सुलेशन देखा था और एब्स्ट्रैक्शन स्टार्ट किया था। कल के टॉपिक को कोई रिवाइज करवाना चाहे या फिर किसी का कोई क्वेश्चन हो जो हमने डिस्कस करना हो आज? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? मैम एक्सट्रैक्ट क्लास का वो क्लास का आपने जो बताया था, जो मुझे समझ आई थी वो यही थी कि एब्स्ट्रैक्ट मतलब एक मॉडल बनाया है। तो उससे ये है कि जस्ट एक मॉडल है, उससे बेस बना के तो हम डिफरेंट उसकी क्लासेस बनती हैं। वो मॉडल ऐसा कुछ काम नहीं करता, लेकिन जो उसकी क्लासेस हैं वो डिफरेंट मतलब वो परफॉर्मेंस उनकी होती है। लाइक जैसे एक मॉडल बना लें, एक हॉस्पिटल का या किसी बिल्डिंग का मॉडल बनाया, तो वो जस्ट एक मॉडल है जो कि टेबल पर पड़ा हुआ छोटा सा, वो खुद उसकी कोई एक्टिविटी नहीं है या कुछ उसका भी फंक्शन नहीं है। बट उसको बेस बना के जो इन रियल वर्ल्ड या एक प्रॉपर जो बिल्डिंग बनाई जाएगी या प्रॉपर जो हॉस्पिटल बनेगा, उसमें जो डिफरेंट रूम्स हैं वो होंगे तो सारे एक जैसे, लेकिन उनके अंदर जो है डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस होंगी, डिफरेंट फंक्शंस होंगे हर एक में। तो वही ये मुझे समझ आई है कि एब्स्ट्रैक्ट व्हाट डज इट मीन। जी मैम, आपका कंसेप्ट बिल्कुल ठीक है। अगर इसी को हम थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में लेके जाएं तो हम इस तरह से कहेंगे कि जो आपने एग्जांपल दी उसका ये मतलब है कि इम्प्लीमेंटेशन तो जहाँ पे हो रही है वो चीज़ हिडन है और इम्प्लीमेंटेशन को छुपा देखिए, जो कॉम्प्लेक्स चीजें वो छुपा देखिए, एक ब्लूप्रिंट सामने है यूजर्स के। ऐसा ही है ना अगर हम इसको टेक्निकल टर्म्स में देखें? ओके, इसके अलावा आप कोई और बताना चाहे? अच्छा सर, हैदर अली भट्ट थे कल। एक क्वेश्चन था जिसमें हमारा एरर आ रहा था, क्या वो मीटिंग में है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैम। वालेकुम सलाम। सर आपने कल देखा था उस क्वेश्चन को? जी मैम, मैंने ढूंढने की कोशिश की थी लेकिन मुझे मिला नहीं कहीं भी। अच्छा, इस वक्त मेरा माउस को पता नहीं कोई मसला ये ऊपर नहीं हो रहा। मैंने कल इसको देखा था और हम लोग एक छोटी सी मिस्टेक कर रहे थे और बाद में मुझे थोड़ा फनी भी लगा क्योंकि हम वाकई बहुत बेसिक मिस्टेक कर रहे थे। इस मेथड की वो प्रोग्राम हमारा किधर था? ये रहा। अच्छा, इसमें हमने ये देखा था, हम प्रॉपर्टी डेकोरेटर को डिस्कस कर रहे थे। पहले हम प्रोटेक्टेड वैल्यूज के बाद को हमने चेक किया था, तो वो प्रॉपर्टी डेकोरेटर के थ्रू हम उनको एक्सेस कर रहे थे, फिर प्राइवेट वैल्यूज को। फिर हम इस बात पे आए कि अगर इसको क्लास एट्रीब्यूट बना दिया जाए तो उसको एक्सेस कर पाएगा या नहीं। तो हमारा जो बेसिक कंसेप्ट था वो ये था कि अगर हम गेट फंक्शन में या गेटर फंक्शन में क्लास के अंदर उसको एक्सेस कर रहे हैं तो प्राइवेट भी बेशक वो है वो एक्सेस हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। जैसे ये फंक्शन हमने लिखा था, तो ये कोड हमने लिखा था और हम इसको यहाँ पे रिटर्न करवाने की कोशिश करी थी और इसको हमने लिखा था ऐसे। मतलब हमने यहाँ पे अपन सोचा था कि इधर हम उस वेरिएबल के तौर पर एक जो प्राइवेट वेरिएबल उसको इधर से हम एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें वो एरर जो दे रहा था वो एरर इस तरह का दे रहा था कि नेम मैंगलिंग वाला एरर दे रहा था, नेम एरर शायद के बेस आपने यूज की। क्योंकि वो जैसे हम प्राइवेट को एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं ना कि पहले अंडरस्कोर क्लास का नेम, उसके बाद फिर प्राइवेट वेरिएबल का नेम, वो चीज आपने नहीं की और ये हमें कंफ्यूजन थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा ही है ना? अच्छा, ये एक दफा आउटपुट आ जाए फिर हम देखते हैं। हाँ जी, नेम एरर। वो कहता है कि नेम बेस क्लास इज नॉट डिफाइंड, और ये चीज वो चीज थी कि जो नेम मैंगलिंग के थ्रू हम प्राइवेट को यूज करते हैं, प्राइवेट एट्रीब्यूट को। तो एक्चुअली सर इसकी बैकएंड पे पता है ये काम हो रहा होता है कि जब हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया मार्केट बेस और फिर नीचे हमने गेटर फंक्शन को कॉल किया तो गेटर फंक्शन कॉल हो गया।
अब कॉल करके वो कह रहा है कि प्रिंट करें कलर इज और आगे कलर वेरिएबल। अब जब हमने ये सिंटेक्स लिखा तो फंक्शन को लग रहा है, गेटर मेथड को सॉरी, कि यहाँ पे हमने कोई वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश की है जो कि इस पर्टिकुलर मेथड के लोकल स्कोप में है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये मेथड मौजूद है क्लास के अंदर, क्लास के एट्रीब्यूट्स में, और क्लास की किसी भी चीज को एक्सेस करते हैं हम थ्रू ऑब्जेक्ट। हमने थ्रू ऑब्जेक्ट इस मेथड को तो कॉल कर लिया, लेकिन ये नहीं बताया कि ये जिस एट्रीब्यूट को हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं ये भी उसी ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट है, ना कि कोई लोकल वेरिएबल। और ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट कैसे होगा उसको पता चलेगा जब हम इसके साथ सर्फ कीवर्ड यूज कर देंगे। सर्फ डॉट दिस, इसका ये मतलब है कि सर्फ बता रहे हैं ना, रेफर कर रहा है उस ऑब्जेक्ट की तरफ जो हमने क्रिएट किया है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के साथ आप ये एट्रीब्यूट ढूंढने की कोशिश करो। अब वो क्लास की स्कोप के अंदर भी देखेगा कि अगर क्लास की स्कोप में ये वेरिएबल मौजूद है तो फिर उसको एक्सेस करेगा। और इसके बाद ये रन हो गया विदाउट एनी एरर। मतलब हमारा वो वाला जो कंसेप्ट था ना कि प्राइवेट को इधर होना चाहिए एक्सेस, मसला नहीं होना चाहिए, वो ठीक था। बस हम लोग ये गलती कर रहे थे कि हम उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं कॉल कर रहे थे। हम लोगों को लग रहा था कि हमने मेथड को ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया तो उसके अंदर जो कुछ भी है एज इट इज कॉल हो जाना चाहिए, लेकिन हम क्लास एट्रीब्यूट भी तो यूज कर रहे हैं मेथड के अंदर। वो भी बताना है कि ये ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, इसको क्लास के स्कोप में ढूंढ लो। मैम ये वही वाली बात होगी ना, वो जो मैं कह रहा था कि सेल्फ का अगर इसको वो जी करें। बिल्कुल बिल्कुल, आप कह रहे थे, और शायद तब हम लोगों को समझ नहीं आ रही थी और पता नहीं क्यों नहीं आ रही थी। हम इस चीज को हमारे माइंड में भी थी और हम इसको टैकल नहीं कर पाए कि यहाँ पे सर कि मुझे याद आ रहा था कि आप भी इसके मुतालिक बात कर रहे थे। ओके, ये हमारा था उसमें कोड में प्रॉब्लम कर। इसके बाद हम लोग एब्स्ट्रैक्शन का कोड कर रहे थे। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और एब्स्ट्रैक्ट मेथड की हमने थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश की थी। कोई और रिवाइज करवा देना चाहे मैम के लिए? मैम ने एब्स्ट्रैक्शन का एक कॉन्सेप्ट दे दिया, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का भी। कोई और बताना चाहे कि पाइथन में हम इसको किस तरह से यूज करते हैं, इसका सिंटेक्स वगैरह? कोड आप लोगों के सामने है कि इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें ताकि आपके पर्सपेक्टिव से भी हम सुन लें। ओके, अगर आप लोग प्रिपेयर नहीं होते एक्सप्लेन करने के लिए या बताने के लिए तो भी आप बता दिया करें कि नहीं मैम आप ही कंटिन्यू करिए, फिर हम टाइम वेस्ट किए बगैर ही आगे कंटिन्यू कर लिया करें। मैम कर ले कंटिन्यू। ओके, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का हमने जैसे मैम ने भी बताया कि ये एज ब्लू प्रिंट, मैम ने कहा कि मॉडल होता है, तो बिल्कुल ये ऐसा ही है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि ब्लू प्रिंट होती है जिसकी बेस पे हम आगे क्लासेस क्रिएट करते हैं। और एब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि जो कम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशंस हैं उनको छुपा दिया जाए और सिंपल जो चीजें हैं वो यूजर को दिखाई जाए, सिंपल सिंपल चीजें। बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता है? बाकी लैंग्वेजेस में होती हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, और उनको उनका एक प्रॉपर सिंटेक्स होता है और सब कुछ। पाइथन में इतना रिजिड कंसेप्ट नहीं है, जस्ट लाइक एक्सेस स्पेसिफायर्स, जैसे उनका भी कोई रिजिड कंसेप्ट नहीं था, बल्कि कुछ कन्वेंशन थे, कुछ यूं कहने के सेकेंडरी वेज थे उनको यूज करने के। इसी तरह ये भी है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और मेथड्स भी हम पाइथन में यूज कर सकते हैं थ्रू सम सेकेंडरी वेज। और वो कैसे कि हमने पहले ये कहा था कि हम ये सिंटेक्स एज इट इज हमने याद कर लेना है, और ये क्या है कि फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट दिस एंड दिस। एबीसी यहाँ पे क्या है? ये वो मॉड्यूल है जिसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के रिलेटेड आपको चीजें मिलेंगी। उस मॉड्यूल से हम क्या इंपोर्ट कर रहे हैं? कैपिटल एबीसी रिप्रेजेंट कर रहा है एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, और उसके बाद हमने इंपोर्ट किया एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ये चीजें हमने इंपोर्ट करनी, तो अब आगे हम यूज कर सकेंगे इसको कोड में। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए हमने कहा था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास होती है जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स पाए जाते हैं। मैं आई एक आस्क क्वेश्चन मैम? यस मैम। मैम ये जो अभी आप कह रही हैं फ्रॉम एबीसी फिर इंपोर्ट करवाया, फिर तो ये सब स्टार्ट में ही देनी पड़ती हैं क्लास का वो बनाने से पहले? हाँ जी, स्टार्ट में देनी पड़ती है।
अच्छा, हम इधर एक चीज करते हैं, इसको मैं कमेंट करती हूँ और फिर रन करने की कोशिश करती हूँ। अब हमारे पास जो एरर आ रहा है वो उसकी क्या टाइप है, एरर की क्या बता रहा है हमें। नेम ABC इज नॉट डिफाइंड, उसको पता ही नहीं ये ABC क्या है, यानी जो हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पे जो हमने बनाया ना शेप और ABC, तो उसके लिए हमें इसको पहले ही बताना चाहिए, हम लाइन के बाद भी नहीं बता सकते, क्योंकि आपको पता है कि पाइथन इंटरप्रेटर की लैंग्वेज है, ये लाइन टू लाइन एग्जीक्यूट करता है कोड को, फर्स्ट लाइन रीड करता है, देन सेकंड। कंपाइलर जो होता है वो जो लैंग्वेजेस कंपाइलर को कर रहे होते हैं एक्सपोर्ट, जैसे C++, उसमें पूरा होता है कि पूरा कोड एक दफा रीड करता है और एक साथ ही एग्जीक्यूट कर देता है। पाइथन में ये होता है कि एक लाइन पढ़ी फिर उसको एग्जीक्यूट किया, दूसरी पढ़ी फिर एग्जीक्यूट किया, इसलिए इंपॉर्टेंट चीजें उसी सीक्वेंस में आनी पड़ती हैं कि अगर इस चीज की नीचे जरूरत है तो इसको ऊपर ही हमें लिखना है। ओके, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस वो क्लास होती हैं जिनके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड बताया कि वो मेथड होते हैं जिनका अपना कोई कंक्रीट कोड नहीं होता, यानी कोई अपना पर्टिकुलर कोड नहीं होता, हम सिर्फ पास स्टेटमेंट उसमें यूज करके उसको गुजार देते हैं सिर्फ। जैसे ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है एरिया के नाम से, इसको सेल्फ पैरामीटर तो हमने जरूर देना है क्योंकि ऑब्जेक्ट की तरफ रेफर करेगा, और इसको हमने पास स्टेटमेंट दी थी। और ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड बताने से पहले हमें ये एट एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमने यूज कर लिया। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन कर रहे हैं। क्लास को जिसको हमने ABC क्लास से इनहेरिट किया, और ABC क्लास क्या थी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो कि बिल्ट इन है, उससे अब हम इसकी एट्रीब्यूट्स को इनहेरिट कर रहे हैं, आप ये कह सकते हैं। फिर एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन करने से पहले हमने ये लिखा एट एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और उसके बाद अपना मेथड दे दिया। इसको फिलहाल के लिए हम भूल जाते हैं इतनी सी लाइन्स को, फिर बाद में देखेंगे। यहाँ तक अब देखने की एक क्लास बना दी और उसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, यानी ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अब हम इसकी सब क्लासेस बनाएंगे, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड जब हमने बना दिया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। अगर इसको हम ब्लूप्रिंट कह रहे हैं तो इस ब्लूप्रिंट की इम्प्लीमेंटेशन कहीं और होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि हम लोग बिला वजह मेथड्स बना के उनको छोड़े जा रहे हैं। तो एक सब क्लास बनाई है मैंने सर्कल, और एक सब क्लास बनाई है रेक्टेंगल, और दोनों इनहेरिट कर रही है हमारी क्लास शेप से, जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अच्छा, सर्कल के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें हमने रेडियस दे दिया इसको, यानी अब इसको हम पैरामीटर देंगे रेडियस का। उसके बाद दूसरा मेथड हमने यूज किया है एरिया। अब ये वो मेथड सेम है जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास में था, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब इस एरिया के अंदर हमने रिटर्न करवा दी वैल्यू कि ये सर्कल का एरिया लेना है तो पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस का स्क्वायर। उसके बाद दूसरी सब क्लास हमने बनाई रेक्टेंगल, और ये भी इनहेरिट कर रही है पेरेंट क्लास शेप से। इसके कंस्ट्रक्टर में हमने दो चीजें ली हैं, विड्थ और हाइट, और एरिया इसका जो मेथड था जो कि एक्चुअली वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट कर रहा है यहाँ पे। हाइट और विड्थ को मल्टीप्लाई कर दिए तो हमें एरिया मिल जाएगा। अच्छा, इधर से आपको ये भी थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यहाँ पे क्या काम है। अब उसने तो कह दिया कि शेप का एरिया होगा, ठीक है, शेप है उसका एक मेथड होगा एरिया, उसका एरिया फाइंड करेंगे। अभी भी हमें पता है कि जितनी शेप्स होंगी उन सबको एरिया फाइंड करने की डिफरेंट वेज होंगे, ठीक है। ये एक उसमें मेथड तो हम रख लेते हैं कि एरिया फाइंड होगा, लेकिन उसका तो वे तो डिफरेंट होगा। इससे फिर हमने वो एक मॉडल सा बना दिया, और बाकी हर सब क्लास में जहाँ पे एरिया फाइंड करना उनका स्पेसिफिक कोड उनको दे दिया। ये इधर ही हमें इसका फायदा भी पता चल गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, सर्कल का भी और रेक्टेंगल का भी, और उनको उनके पैरामीटर्स भी दे दिए। उसके बाद हमने कहा है कि प्रिंट कर दें सर्कल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया, तो वो सिंपल उसको प्रिंट कर देगा। अच्छा, अब इसके अलावा क्या एक और फंक्शनैलिटी हमने यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज किया, जो यहाँ पे छोड़ दिया था, यहाँ वो था एक कंक्रीट मेथड। अब कंक्रीट मेथड का मतलब कोई नया मेथड नहीं है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, आप यूं कह लें कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड का ऑपोजिट कंक्रीट मेथड। अभी तक हम जितने मेथड्स यूज करते आ रहे हैं उनमें कोई ना कोई कोड होता है ना, तो इसको हम कह लें कि ये जो सिंपल मेथड है जिसके अंदर कुछ कोड है जो कुछ काम कर रहा है, वो कंक्रीट मेथड है। तो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जरूरी नहीं कि सब एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ही हों, कंक्रीट मेथड्स भी हो सकते हैं।
कम से कम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए। अब ये जो कंक्रीट मेथड है इसमें है नेम, और नेम इसका नाम है, और इसमें सेल्फ डॉट नेम है, और दिस शेप इज, और बाद में उसका नेम दे दिया हमने। अब ये जो कंक्रीट मेथड है ये सब क्लासेस में एज इट इज इम्प्लाई हो जाएगा, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड में बाकी क्लासेस के पास अपना स्पेसिफिक कोड होगा। और मैम ये जैसे दोनों इकट्ठे ही यूज होंगे? कौन से दोनों? मैम ये कंक्रीट और जो एब्स्ट्रैक्ट है। हाँ जी, इकट्ठे यूज हो रहे हैं। अब क्योंकि एक ही क्लास के अंदर मैंने लिख देना। अब जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल डॉट नेम, अब मैं रेक्टेंगल सब क्लास, ये ऑब्जेक्ट था इसका रेक्टेंगल सब क्लास का, इसके थ्रू मैं नेम को कॉल कर रही हूँ। और नेम क्या है, अगर हम देखें रेक्टेंगल क्लास में नेम नाम का कोई मेथड, रेक्टेंगल क्लास की तरह नेम नाम का मेथड नहीं है, बल्कि ये उसकी पेरेंट क्लास में है, जो कंक्रीट मेथड था पेरेंट क्लास में। तो उसको मैंने यहाँ पे दिया, लिखा पैरामीटर दे के उसको रन करने की कोशिश की, और ये रन हो गया, दिस शेप इज रेक्टेंगल। यहाँ तक कोड समझ आ गया कि किस तरह से हमने इसको करना है? मैम ऐसे तो समझ आ गया, अब ये है कि प्रैक्टिकली थोड़ा करेंगे तो फिर पता चलेगा कि इसमें क्या क्या जी, चीज़। बिल्कुल। और मैम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग जब खुद हम लोग अगर सिर्फ देख रहे हैं तो कोड, हम इस सब प्रोग्रामिंग हमें नहीं आती जब तक हम उसकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ना करें। और जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें बहुत सी चीजें नई भी पता चलती हैं, एरर्स आते हैं, फिर हमें हमारे कंसेप्ट मजीद क्लियर होते हैं। तो जो भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे मौजूद है, मुझे नहीं पता आप लोग बाद में प्रैक्टिस करते हैं या नहीं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसका आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और मेरे ख्याल से लाजमी करनी चाहिए, थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन लाजमी कर लें प्रैक्टिस। ओके, इसके बाद मैं एक चीज यहाँ पे आपको बताना चाह रही थी कि कल के लेक्चर में मेरे ख्याल से हमने ये बात डिस्कस की थी कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती है ना, उनका हम इंस्टेंस नहीं बना सकते, यानी उनका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अच्छा, अभी तो यहाँ पे सारा सेट हो गया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई है और उसको हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है। यहाँ पे एक चीज मैंने ऐड की थी, पास ये कि यहाँ पे मैं शेप जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी उसका ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करी। अब ये हमें एरर देगा और बताएगा कि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ ऐसा नहीं कर सकते, आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। Can't instantiate abstract class shape with abstract method area। उसने बताया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है शेप, इसलिए हम उसका इंस्टेंस नहीं बना रहे, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास इसलिए क्योंकि उसके पास एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है एरिया के नाम से। इज इट क्लियर? एब्स्ट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम अभी तक? अच्छा, इसके बाद एक डायग्राम मुझे बहुत अच्छी लगी थी, वो मैंने सोचा ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि हम लोगों को ये कंसेप्ट थोड़ी ट्रिकी लग रही है ना, मुझे फील हो रहा था। और उसकी वजह भी यह कि पाइथन में ना चीजों को इतना सिंपल कर दिया गया कि जो अगर हम बाकी लैंग्वेजेस से कंपेयर करें तो चीजें थोड़ी डिफरेंट लगती हैं। ये कंसेप्ट बाकी लैंग्वेज में बहुत बड़े कंसेप्ट हैं, और मतलब आपको हर चीज के लिए एक अलग सिंटैक्स सपोर्ट करना पड़ता है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्शन और वर्सेस इनकैप्सुलेशन दोनों में डिफरेंस एक्चुअली है क्या? वो कंसेप्ट दैट हाइड्स द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल एंड शोज ओनली फंक्शनैलिटी टू द यूजर, वो एब्स्ट्रैक्शन है। बिल्कुल जैसे हमने एब्स्ट्रैक्ट में क्लास में देखा, जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड था हमारा एरिया, उसमें हमें नहीं पता चल रहा था कि एरिया की क्या फंक्शनैलिटी है या कि किस तरह से एरिया फाइंड करेगा। तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही हमारी, बस हमें पता चल रहा है उस क्लास के थ्रू कि हाँ एरिया फाइंड कर देगा शेप का। इनकैप्सुलेशन में क्या होता है कि it binds or wraps the data and methods together into a single unit। जैसे हमने कहा था कि वो सारे मेथड्स हैं, उसके एट्रीब्यूट्स हैं, और उन सबको एक कैप्सूल में इकट्ठा कर देगा, एक शील्ड में इकट्ठा कर देगा। सारी चीजें इकट्ठी हो जाएंगी और एक ही जगह पे वो मौजूद है, और हम उसको कंट्रोल वे में एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है, एब्स्ट्रैक्शन हाइड्स द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स टू रिड्यूस द कोड कम्प्लेक्सिटी। कोड एब्स्ट्रैक्शन का गोल क्या है कि कोड की कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को हम हाइड कर देते हैं।
जबकि इनकैप्सुलेशन का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हाइड्स डाटा फॉर द पर्पस ऑफ डाटा प्रोटेक्शन के लिए वो हाइड करता है। कंप्लेक्सिटी उसमें रिड्यूस हो जाती है, लेकिन वो भी ऐसा लगता है कि इजियर हो गया है, लेकिन उसमें ये भी है कि डाटा प्रोटेक्ट हो रहा है। जैसे हम एक्सेस स्पेसिफायर्स यूज करते हैं, प्राइवेट जब हम यूज करते हैं उसका यही मतलब होता है कि हमारा डाटा ऐसे सिंपली से उसको आसानी से ना यूज कर लें, इसको हम प्रोटेक्ट करें। इसको चेंज करने के लिए आपको नेम मैंगलिंग की जरूरत पड़ेगी, या फिर आपको वो गेटर सेटर मेथड्स हैं उनकी जरूरत पड़ेगी। तो हमारा इस चीज को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसको प्राइवेट कर रहे हैं डाटा को। उसके बाद OOP languages use abstract classes and interfaces to achieve data abstraction. Abstraction का concept implement करने के लिए जो object oriented programming languages होती हैं वो क्या use करती हैं? abstract classes use करती हैं और interfaces use करती हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का तो हमें आइडिया हो गया। अब ये भी हमने देखा था कि पाइथन में ऐसी एज सच कोई इसका सॉलिड चीज नहीं है, हमें एक मॉड्यूल से इंपोर्ट करना पड़ता है। दूसरी चीज है इंटरफेस। तो इंटरफेस के लिए सिंपल आप ये देख लें कि ऐसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास जिसके अंदर कोई भी कंक्रीट मेथड ना हो, यानी उसके सारे मेथड्स ही एब्स्ट्रैक्ट हो, उसको हम इंटरफेस कहेंगे। तो इंटरफेस मतलब वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जिसके तमाम मेथड्स ही एब्स्ट्रैक्ट हो। हमने जो ऊपर एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक यूज की थी उसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड था एरिया का और दूसरा कंक्रीट मेथड था नेम का। तो इन पाइथन में आप सिंपली अगर ऐसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसके अंदर सारे मेथड्स ही एब्स्ट्रैक्ट हैं, आप उसको इंटरफेस कह देते हैं। जो कि बाकी लैंग्वेजेस में, जावा में आई गेस इंटरफेस भी बनाने के लिए आपको कोई कीवर्ड और सिंटेक्स चाहिए होता है। इनकैप्सुलेशन में क्या होता है कि OOP languages can achieve encapsulation by making the data members private and accessing them through public methods. जैसे हमने कहा था कि प्राइवेट किया और उसके बाद कुछ पब्लिक मेथड्स के थ्रू उनको एक्सेस किया था हमने। मैम ये जी सर। ये आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड ये ऊपर ये डिफाइन किया या आप आ गई हैं कोड के ऊपर, ये इसके अंदर हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड दिया और डिफाइन कर दिया एरिया को। अब इसमें कोड की कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कम हो गई? हमने तो कोड पूरा का पूरा नीचे जो है वो सर्कल जो दिया उसमें भी लिखा कोड के जी एरिया इस तरह है, फिर रेक्टेंगल दिया उसमें भी लिखा एरिया, और बस उसको इसके साथ एसोसिएट कर दिया। तो ये कैसे कोड कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई? कोड कॉम्प्लेक्सिटी तो उतनी ही रही, कोड तो लिखना पड़ा हमें सारा का सारा दोबारा, शेप सर्कल के लिए भी और रेक्टेंगल के लिए भी। सर कोड कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये नहीं कि हम कोड वो लिखना ही नहीं पड़ रहा हमें। ऑफ कोर्स हमें सर्कल के लिए बताना पड़ रहा है और उसके लिए अलग बताना पड़ रहा है। अब अगर हम कुछ ऐसा करते कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमारे पास है एरिया, इसके अंदर हम डिफाइन कर देते कि अगर तो ऑब्जेक्ट सर्कल है तो उसका एरिया इस तरह से डिफाइन करो, अगर ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल है उसका एरिया इस तरह से डिफाइन करो, फिर हमारे पास और शेप्स आ जाती हैं ट्राइंगल वगैरह। तो वो हमने, आप ऐसा भी मेथड देखें कि अगर इसके अलावा हम ऐसा करना चाहते होते, ये जो अभी मेथड हमने अप्लाई किया, तो हम किस तरह से करते। आई एम सॉरी मेरा माउस बार बार हैंग हो रहा है, भी बहुत लैग कर रहा है। अच्छा, जो अभी हमने प्रोग्राम लिखा है, कोड लिखा है, इसके अलावा हम लोग करना चाहते तो हम फॉर एग्जांपल ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड ना होता और इधर हम एरिया को बता देते कि अच्छा सर्कल की केस में ये एरिया, रेक्टेंगल में ये, ट्राइंगल में ये, कोई और शेप हो तो ये। तो उससे उससे बेहतर नहीं कि इस तरह से हमने कर दिया है, इजीली कर दिया, उसको सब क्लासेस बना के उसके अंदर लिख दिया है। और इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमने बस बता दिया कि एक एरिया नाम का मेथड होना चाहिए, इट इज समथिंग लाइक दिस। इसके इस ब्लूप्रिंट के ऊपर आप अपनी स्पेसिफिक कोड कर लें। मैम फिर ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ये फिर कॉल होता है? क्योंकि हमने तो पास लिखा हुआ है, कॉल नहीं होगा फिर ये? अच्छा, जब कॉल होता है तो बाकी ये स्पेसिफिक ये मेथड्स कॉल हो रहे हैं सब क्लासेस के, क्योंकि इनका स्पेसिफिक कोड है, उसको तो हमने पास कर दिया ना। अच्छा, आपके क्वेश्चन को मैं इस तरह से आंसर करूंगी कि जैसे एक है मेथड नेम, वो तो इसलिए नेम ऊपर वाली क्लास का कॉल हो गया क्योंकि सब क्लासेस में वो मेथड था ही नहीं।
तो यहाँ पे ये मेथड सब क्लासेस में मौजूद है अपने स्पेसिफिक कोड के साथ, तो फिर वही मेथड्स कॉल होंगे जो सब क्लास में मौजूद हैं एरिया के नेम से। तो मैं फिर इसको बनाने का फायदा जब इसने वो कॉल ही नहीं होना और इसका वो क्या कहते हैं कोई ऐसा यूज ही नहीं है। बस यही एब्स्ट्रैक्शन है कि मॉडल हमने बना दिया और इसकी इम्प्लीमेंटेशन हमने करनी है उधर। शायद इसीलिए पाइथन में इसका कंसेप्ट इस कंसेप्ट को इतना ज्यादा प्रमोट नहीं किया गया। आई होप मैं आपके क्वेश्चन को आंसर करना चाह रही हूँ, सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे सकूं या नहीं। मैम कुछ समझ आई आपको अभी जो मैंने कहा? यस मैम, समझ आ गई। ओके। अच्छा, इसके बाद एक हमारा आखिरी कंसेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म का। ये जो हमारे 4 पिलर्स थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, इनहेरिटेंस हमने देखा, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन देखा, पॉलीमॉर्फिज्म, ये कंसेप्ट्स हैं एक्चुअली ओके के ये हम से ये करना चाह रहे हैं और उनके फिर तरीके थे डिफरेंट के। अच्छा, ये एक्सेस करने के लिए, ये गोल अचीव करने के लिए हम ऐसे कोड लिखेंगे, ये गोल अचीव करने के लिए ऐसे कोड लिखेंगे। इसका ये आखिरी पिलर है 4 इंपॉर्टेंट पिलर में से पॉलीमॉर्फिज्म। इसके बारे में आप लोगों ने क्या सुना हुआ या आपको क्या आइडिया ये क्या होगा? पहले आप लोग बताएं फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। पार्टिसिपेंट्स, मैं चाहती हूँ कि आप लोग कुछ ना कुछ जरूर बोलें, कोई रैंडम गैस या आपके ख्याल में ये किस लिए हम यूज करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म? मैम एक ही तरीके को दो तरीके से, दो तीन तरीकों से इम्प्लीमेंट करना, ये शायद है पॉलीमॉर्फिज्म। बिल्कुल ठीक, इसके अलावा कोई और? अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? ये वर्ड हम लोग काफी यूज करते हैं, इंग्लिश में यूज किया होगा आप लोगों ने। इसका लिटरल मीनिंग क्या है पॉलीमॉर्फिज्म का? एक चीज का एक से ज्यादा शेप्स में पाया जाना पॉलीमॉर्फिज्म। जी बिल्कुल सर, सर प्लान हमारे साथ मौजूद है। पॉलीमॉर्फिज्म को अगर हम लोग डिफरेंट इसकी इसी वर्ड की हम पार्ट्स करें तो हमारे पास 2 वर्ड्स हैं इसमें, पोली और मार्फ। पोली का मतलब होता है मैनी और मार्फ का मतलब होता है फॉर्म या शेप। और पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जो कि एक से ज्यादा फॉर्म में पाई जाती है, पॉलीमॉर्फिज्म, मैनी फॉर्म्स। अच्छा, ये तो हमें पता चल गया कि पॉलीमॉर्फिज्म यानी एक से ज्यादा फॉर्म। प्रोग्रामिंग के टर्म्स में अगर हम इसको देखें तो इसका मतलब है ऐसे मेथड्स, ऐसे फंक्शंस या ऑपरेटर्स जो कि एक ही नाम के साथ एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स या क्लासेस में एग्जीक्यूट हो रहे हो। यानी कि एक से ज्यादा वो शेप्स में आ गए हैं, इधर ये इनका फंक्शन है, उधर वो उनका फंक्शन है, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। अच्छा, ये एक्चुअली एक कंसेप्ट है, ये कोई सिंटेक्स या कोड नहीं है कि जो हमें देखना है। ये कंसेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म का। Polymorphism in Python, as in many other programming languages, refers to the ability of different objects to respond to the same method or function call in a way that is specific to the individual types of classes. उसी चीज को हमने ऑपोजिट तरह से पढ़ लिया, यानी पहले हम मेथड्स के तौर पे पढ़ते हैं, अब ऑब्जेक्ट्स के तौर पर। यानी एक चीज है, चाहे वो ऑब्जेक्ट है, मेथड्स हैं, फंक्शंस हैं, वो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरह से यूज हो रहे हैं। अच्छा, इसमें एक एग्जांपल मैंने दी थी फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म की, पाइथन लेंथ फंक्शन की। ये ऊप से रिलेटेड तो नहीं है लेकिन ये कंसेप्ट भी, इस पे भी पॉलीमॉर्फिज्म का अप्लाई हो रहा है। लेंथ फंक्शन हम लोग देखते हैं। लेंथ फंक्शन एक होता है len फंक्शन, इसका क्या काम होता है? किसी क्लास की लेंथ मालूम करना। स्ट्रिंग की लेंथ मालूम करने के लिए यूज करते हैं।
लेंथ फाइंड करना। अच्छा प्रिंट, अगर इसको मैंने आपको पता है ना, हमने फर्स्ट जब ओक का इंट्रोडक्शन था हमने देखा था कि सब जो डाटा टाइप्स हैं वो किसी ना किसी क्लास की इंस्टेंस हैं। जैसे हम इनकी टाइप, इसकी अगर एक्स की टाइप में कहूँ तो वो कहेगा कि ये क्लास स्ट्रिंग से रिलेट कर रहा है, तो ये समझ लेंगे ये क्लास स्ट्रिंग का पार्ट है। अगर हम इसको एक्स पे लेंथ फंक्शन को अप्लाई करें यानी स्ट्रिंग पे अप्लाई करें तो वो उसकी लेंथ दे देगा, लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स दे देगा। जी। अगर हम एक्स को कर देते हैं एक्स है हमारे पास कोई टपल, तो ये फिर टपल की तो लेंथ वो दे क्या, देगा। इधर हमने टपल के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने हैं उसमें वो बता देगा हम लोगों को। जब हमने इसको स्ट्रिंग पे अप्लाई किया तो वो स्ट्रिंग के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताएगा और टपल के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताएगा। और उसने बता दिया क्योंकि 5 रिपीट हो रहा है तो वो उसको एक ही दफा कंसिडर करेगा टपल की डेफिनेशन में। और अगर ये हमारे पास होता एक्स कोई डिक्शनरी, इसने हमें की वैल्यू पेयर्स का नंबर बता देना था। यानी ये सेम फंक्शन है और ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे अब एग्जीक्यूट हो रहा है। जो हमने पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन पढ़ी थी वो भी यही थी कि आपके पास वो मेथड्स हैं, कुछ फंक्शंस हैं या ऑपरेटर्स हैं जो सेम नेम के साथ दूसरे कई एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स या क्लासेस पे ऑपरेट हो रहे हैं। तो ये भी एक तो पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट हमारा पता चला कि अच्छा हाँ ये लेंथ फंक्शन भी है, ये ऑब्जेक्ट्स के स्ट्रिंग्स के ऊपर भी ऑपरेट कर रहा है, उनके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बता रहे हैं, डिक्शनरी पे भी ऑपरेट कर रहा है, उसकी की वैल्यू पेयर्स के नंबर बता रहा है, ये सब कुछ। इसी तरह एक हमारे पास और चीज होती है प्लस ऑपरेटर, 7 प्लस 8। अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ तो ये हमें इसका काउंट बता देगा। 7 और 8 को ऐड किया तो हमारे पास 15 आ गया। अब यही अगर 7 और 8 हमारे पास स्ट्रिंग के फॉर्म में होते तो वो क्या करता, इसको कंकैटिनेट कर देता 78। यानी अब सेम ऑपरेटर है प्लस ऑपरेटर, और ये इंटीजर्स के ऊपर भी परफॉर्म कर रहा है और ऑफ कोर्स फिर डिफरेंट तरह से परफॉर्म कर रहा है और स्ट्रिंग के ऊपर भी परफॉर्म कर रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि इसने इंटीजर के ऊपर, जब इंटीजर के साथ हमने इसको यूज किया तो ये दोनों को मैथमेटिकली ऐड कर रहा था, स्ट्रिंग के साथ यूज किया तो इसने कंकैटिनेट कर दिया। अब सेम ऑपरेटर है, इसने दो डिफरेंट फॉर्म्स इख्तियार कर ली हैं, डिफरेंट तरह से काम कर रहा है। एक जगह पे कंकैटिनेशन का काम कर रहा है और दूसरी जगह पे एडिशन का काम कर रहा है। बिल्कुल यही कंसेप्ट हम लोग ऊप में भी लेके आते हैं जब हम क्लासेस की बात करते हैं। क्लास पॉलीमॉर्फिज्म, अब इसमें क्या मतलब है कि क्लास के मेथड्स के साथ भी यूज होता है। हमारे पास मल्टीपल क्लासेस होते हैं जिनके साथ जिनका सेम मेथड नेम होता है। अब ये कि इसकी एग्जांपल, ये जो अभी फिलहाल हम नेक्स्ट कोर्स पढ़ने जा रहे हैं इनमें से कोई भी कोड ऐसा नहीं है जो आपको जिसमें कोई भी एक न्यू कंसेप्ट होगा। बिल्कुल वही चीजें जो हम ऊपर देखते आ रहे हैं इन आइटम्स में हमने देखी वैसे हमने ऊप में देखी। अब बस हम उन्हीं कोड्स को एक्सप्लेन करें कि किस तरह से पॉलीमॉर्फिज्म का पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर यूज हो रहा है और पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है। अच्छा ये सिंपल सा कोड है, हमने इसमें देखा कि 3 क्लासेस हैं और इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, ये सब क्लास कोई भी नहीं है। क्लास डॉग है जिसके अंदर स्पीक मेथड है जो रिटर्न कर देगा वो। कैट क्लास है जिसका स्पीक मेथड क्या रिटर्न करेगा, म्यू। और डक क्लास का स्पीक मेथड रिटर्न करेगा क्वैक। यानी डिफरेंट, सब सिंपल ये बात है कि 3 अलग क्लासेस हैं। अब उनके अंदर सेम मेथड है लेकिन हर क्लास के अंदर उस मेथड का काम अलग है। मेथड सेम है, सेम नाम है मेथड का, पर उसका काम हर क्लास में अलग है। अब हमारे पास एक फंक्शन है
एनिमल साउंड का। इस एनिमल साउंड फंक्शन के अंदर हम पैरामीटर दे रहे हैं एनिमल, और उसके थ्रू हम इस स्पीक फंक्शन को रिटर्न करवा रहे हैं। अच्छा, स्पीक फंक्शन को रिटर्न करवाने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो पैरामीटर हमें चाहिए वो ऑब्जेक्ट चाहिए, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास स्पीक फंक्शन हो, स्पीक मेथड हो, सॉरी। यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट इसको हम पैरामीटर में देंगे जिसकी एक्सेस होगी स्पीक मेथड तक। यानी कि वो ऑब्जेक्ट या तो वो ऑब्जेक्ट होगा क्लास डक का, या फिर कैट का, या फिर डॉग का, तभी वो स्पीक मेथड को एक्सेस कर सकते हैं ना। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे चीजों को एज सिंपल हम लोग जैसे पहले करते थे कि एक ऑब्जेक्ट बनाया फिर उसको कॉल किया, उसकी बजाय मैंने कहा कि 3 अलग से ऑब्जेक्ट्स बनाऊं फिर उनको कॉल करूं, ये चीज कर लेती हूँ। हमने एक लिस्ट बना दी एनिमल्स के नाम से, और उसके अंदर हमने क्या किया, पहले हम डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं एनिमल्स नाम का, फिर उसके बाद हम बना रहे हैं कैट नाम का, कैट क्लास का ऑब्जेक्ट, और फिर डक क्लास का ऑब्जेक्ट। अब मैंने लूप लगा दिया फॉर एनिमल इन एनिमल्स, इस लिस्ट के ऊपर लूप लगाया है कि हर अल्ट्रेशन में क्या करें कि साउंड पॉइंट हो हमारे पास, और उसके बाद एनिमल साउंड ये फंक्शन कॉल कर लें, और उसको पैरामीटर क्या जाए ये एनिमल इसके अंदर जो मतलब वैल्यूज हैं। पहली दफा पैरामीटर जाएगा डॉग क्लास का इंस्टेंस, दूसरी दफा पैरामीटर जाएगा कैट का इंस्टेंस, और तीसरी दफा डक का इंस्टेंस। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें मतलब जब हम डॉग का इंस्टेंस हमारे पास आएगा तो उसका स्पीक मेथड रिटर्न हो गया, फिर म्यू और फिर क्वैक तीनों का। यानी कि हमने तीनों क्लासेस के मेथड्स को एग्जीक्यूट करवा दिया यहाँ पे। वो एक ही नाम का मेथड था, उनका फंक्शन डिफरेंट था, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म है। यहाँ तक समझ आ गई है इस कोड की? यस मैम, ये तो इजी है एज कंपेयर टू अदर्स। जी हाँ जी, क्योंकि इसमें कोई चीज नहीं है। जी मैम। मेरा क्वेश्चन है कि ये अभी 4 फंक्शन हमने किए ऊप के अंडर, तो ये चारों किसी एक प्रॉब्लम में चारों ही 1 बाय 1 यूज हो सकते हैं किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए? अच्छा, आप कहना चाह रही हैं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जिसके अंदर ये चारों कॉन्सेप्ट्स यूज होते हो? नहीं, ये जरूरी नहीं कि मतलब चारों इकट्ठे ना इस्तेमाल हो, मतलब सपोज अगर हर एक वैल्यू डिफरेंट आ रही है या हर एक का फंक्शन डिफरेंट है, तो क्या हम किसी प्रॉब्लम के लिए 1 बाय 1 ये चारों फंक्शन यूज कर सकते हैं, या ये इकट्ठे यूज हो सकते हैं? ये थोड़ा सा क्लियर कर दें। मैम, आप किन फंक्शंस की बात कर रही हैं? ये एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इसकी बात करी या आप इन मेथड्स की हाँ बात जी, हाँ कर जी, रही हैं? कूप के अंदर अंदर जो है इनकैप्सुलेशन, और उसके अलावा हमने इनहेरिटेंस जो पढ़ा है, और ये जो भी ये सारे 4 फंक्शन है ना जो हमने कंप्लीट हो गए हमारे। जी, ये इनको एक्चुअली कंसेप्ट्स कहते हैं, या फिर आप कह रहे हैं कि ओप के पिलर्स हैं, क्योंकि ये कोई फंक्शंस, हम लोग जब प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो फंक्शन का मतलब ये होता है, ये जो यहाँ पे है। अच्छा, तो जी बिल्कुल, ऐसा हो सकता है कि किसी प्रॉब्लम में हम लोग किसी कोई एक कंसेप्ट के थ्रू ही वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, या ऐसी भी कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो सकती है। आप लोग गूगल पे सर्च कर लें कि हमें एग्जांपल दें जिसमें हम ये कंसेप्ट्स इम्प्लीमेंट करके उसको सॉल्व कर रहे हो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मुझे ऐड करनी थी, और वो क्या चीज थी, मैं खुद देख लूं एक दफा। यहाँ तक तो समझ आ गई कि सेम मेथड है, डिफरेंट क्लासेस में हमने यूज कर लिया। एक वर्ड मैंने यहाँ पे यूज किया है डक टाइपिंग का। इसका इम्पोर्टेंट तो नहीं है इतना, लेकिन ये वर्ड यूज होता है, और इसमें मैंने सोचा कि थोड़ा कंसेप्ट आपको दे देती हूँ। डक टाइपिंग क्या होती है, कुछ आइडिया है किसी को इस बारे में? नो मैम। ओके, डक टाइपिंग कोई नई चीज नहीं है, बस ऐसा होता है कि डक टाइपिंग यानी एक कंसेप्ट है कि इफ समथिंग लुक्स लाइक अ डक, स्विम्स लाइक अ डक, quacks like a duck, then it probably will be a duck. कोई चीज में लग रहा है कि उसके अंदर वो सारी एट्रीब्यूट्स हैं जो डक के अंदर है, तो वो डक होती है। ये इसका सिंपल वर्ड है। प्रोग्रामिंग में हम इसको ये कहते हैं कि अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, उसके पास वो तमाम मेथड्स और एट्रीब्यूट्स हैं जो हमें चाहिए, तो फिर यही वो ऑब्जेक्ट है उस पर्टिकुलर क्लास का। जैसे हमने यहाँ पे किया डॉग, कैट, डक। अब ये यहाँ पे अगर हमने डॉग का क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, और फिर उसके थ्रू हमने क्या ये फंक्शन कॉल किया एनिमल साउंड, जो कि कौन से मेथड को कॉल कर रहा था, स्पीक मेथड को।
तो यानी अब ये तो हमें पता है सिंपल कि डॉग क्लास का कोई भी इंस्टेंस होगा तो इस स्पीक मेथड को वो एक्सेस कर सकता है। तो इसका मतलब ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, यहाँ पे काम हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसा होता कि एक न्यू क्लास होती, लेट्स से हमारे पास क्लास थी डकलिंग, और उसका मेथड, उसके पास स्पीक मेथड नहीं है, कह लें कि साउंड मेथड है, और यहाँ पे हमने उसका भी ऑब्जेक्ट बना दिया है। अब जब हम इसको कॉल करेंगे तो क्या होगा, वो इस ऑब्जेक्ट से, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से ये एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि हम जिस मेथड को यहाँ पे कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं वो उस मेथड तक एक्सेस कर सके। लेकिन वो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है उसके अंदर वो मेथड ही नहीं, तो वो कहाँ से वो मेथड उसका एट्रीब्यूट या उसका मेथड बन सकता है। तो फिर ये एरर होगा, वरना ये चीज चलती रहेगी। एट्रीब्यूट एरर हमें दे दिया उसने कि डकलिंग ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट स्पीक। ये चीज अगर हम कॉमन सेंस की बात करें तो भी हम लोगों को पता है कि हाँ, डकलिंग का के पास तो वो मेथड ही नहीं, तो फिर इसकी हम क्यों ये मेथड यूज करें। लेकिन इसके लिए एक पर्टिकुलर वो टर्म भी है, डक टाइपिंग, तो मैंने सोचा कि इसको भी, इससे भी थोड़ा फैमिलियर करते हैं। इज इट क्लियर? मैम ये क्लियर नहीं हुआ डकलिंग का, तो मतलब अगर सपोज उसकी वो उनका फंक्शन डिफरेंट है, लाइक एक साउंड है और दूसरा उसमें हम लोगों ने उसके क्या कहते हैं हम दे लोग दिया। जी मैम, एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, जिस फंक्शन को हम एनिमल साउंड को कॉल कर रहे हैं वो फंक्शन, उस फंक्शन की बॉडी में क्या है कि स्पीक मेथड को कॉल करो। अब हम जो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है इस क्लास का ऑब्जेक्ट, उसके पास तो स्पीक मेथड है ही नहीं, तो वो नहीं कॉल करेगा ना ऑफ कोर्स। यानी कि हम उस ऑब्जेक्ट से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कहीं से स्पीक मेथड तक एक्सेस कर सके और उसको रन कर सके, लेकिन उसके पास वो मेथड की एक्सेस नहीं है, तो वो हमारा रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट भी नहीं है। ओके अच्छा, ये पॉलीमॉर्फिज्म थी कि क्लासेस में हमने डिफरेंट क्लासेस में सेम नाम का मेथड यूज किया और उसका डिफरेंट काम है हर क्लास के अंदर। अब एक और पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल है इनहेरिटेंस के अंदर। इनहेरिटेंस के अंदर मेथड ओवरराइडिंग हम यूज करते हैं। अच्छा, मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है? इसमें हमने क्या किया, एक पेरेंट क्लास है शेप और उसकी हमने सब क्लासेस बनाई हैं, सर्कल, रेक्टेंगल, दो ही सब क्लासेस बनाई हैं। पेरेंट क्लास के अंदर एक एग्जाम मेथड है एरिया, और बाकी सब उसी की सब क्लासेस के अंदर हमने उस एरिया का स्पेसिफिक कोड दे दिया है। यानी उसको हमने रिटर्न कर दिया, एरिया मेथड हमने यूज किया लेकिन उसको रिटर्न कर दी, इसमें ये रिटर्न करो, सर्कल में वो रिटर्न करो। अब क्या होगा, अब ये होगा कि अच्छा, ये एग्जांपल हमने अभी ऊपर ही देखी है। जब हम इसको इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, अगेन हमने वैसे ही ऑब्जेक्ट बनाए जैसे ऊपर लिस्ट के थ्रू बनाया था। शेप सर्कल का ऑब्जेक्ट बनाया, उसको एक पैरामीटर देके, बिकॉज वो एक पैरामीटर डिमांड कर रहा था। रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनाया दो पैरामीटर्स देके। अब हम इसके बाद इसका, इससे एरिया मेथड को कॉल करें। जब हम एरिया मेथड को कॉल कर रहे हैं तो एरिया मेथड कौन सा दे रहा है, जो सब क्लासेस के अंदर है, ना कि पेरेंट क्लास के अंदर। यानी उस जो पेरेंट क्लास के अंदर मेथड है उसको वो ओवरराइड कर रहा है। बिल्कुल वही जो अभी हमने ऊपर देखा, सिर्फ इसमें भी यही बात है कि इनहेरिटेंस में ये है कि सब क्लासेस मौजूद हैं, पेरेंट क्लासेस और सब क्लासेस, सबके अंदर एरिया नाम का मेथड मौजूद है, लेकिन एरिया की इम्प्लीमेंटेशन या उसका कोड अलग है डिफरेंट हर क्लास के अंदर। पेरेंट क्लास के अंदर ये कोई काम नहीं कर रहा, सर्कल क्लास के अंदर ये सर्कल का एरिया रिटर्न कर रहा है और रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल का एरिया रिटर्न कर रहा है। सेम मेथड है और उसने डिफरेंट क्लासेस के ऊपर वो काम कर रहा है डिफरेंट तरह से, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म। इज इट क्लियर? यस मैम। मैम क्लास में क्या डिफरेंस है? जी मैम, क्लास और मेथड में क्या डिफरेंस है? क्लास जो होती है वो हमारे पास ब्लूप्रिंट होती है ना, और मेथड
को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? मैम आपको फंक्शंस का आइडिया है? हाँ, लिटिल बिट। जी, अच्छा फंक्शन हम लोग डिफाइन करते हैं ना किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अगर वही फंक्शन हम लोग डिफाइन कर दें क्लास के अंदर तो वो मेथड कहलाता ओके। है। मेथड्स का फंक्शंस। नहीं, क्लास तो एक क्लास है ना, ये चीज है, इसके अंदर कुछ क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, मेथड्स हो सकते हैं, और मेथड्स होते फंक्शन ही है, बस ये है कि वो क्लास के अंदर यूज हो रहे हैं। क्लास इज लाइक अ कैटेगरी और उसके अंदर डिफरेंट चीजें हैं, और उस क्लास की हो सकता है सब कैटेगरीज हों यानी सब क्लासेस हों, और उस क्लास को एक्सेप्ट करने के लिए उस क्लास का ऑब्जेक्ट होना चाहिए हमारे पास, और क्लास के अंदर हम मेथड्स यूज करते हैं। ठीक है। ये डिफरेंस है। अच्छा, एक और चीज है जिसको कहते हैं डायनामिक बाइंडिंग ऑफ मेथड्स। मैम इसको अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें, क्योंकि ये वही है पॉलीमॉर्फिज्म जो हम लोग ऊपर वाले कोर्स पर हैं, बस हम उसको पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर उसका देख रहे हैं। मैम आयशा, अगर आप इस कोड को देख के बताना चाहें कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यस मैम, ये क्लास बनाई है पेरेंट के नाम से, फिर उसका डेफ शो और ब्रैकेट्स में सेल्फ दिया है, सेल्फ शोइंग के जी ये पेरेंट को ऑन कर रहा है फॉर दिस को मूव करने के लिए, और प्रिंट हम दे रहे हैं कि दिस इज द पेरेंट क्लास। तो वो ये यहाँ पे ये इसका फंक्शन यहाँ तक खत्म हो गया इस ऑब्जेक्ट का। और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है ये पेरेंट क्लास थी, उसके बाद अब चाइल्ड क्लास जो है उसमें क्या है कि पेरेंट की जो वो है एट्रीब्यूट्स या उसके वो जो प्रॉपर्टीज है उनको इनहेरिट करने के लिए चाइल्ड क्लास में हमने पेरेंट को लिया, और उसके बाद डेफ शो सेल्फ मीन्स के वो पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास जो है वो पेरेंट क्लास को ऑन कर रही है, और प्रिंट हमने दे दिया दिस इज द चाइल्ड क्लास। उसके बाद है यूजिंग डायनामिक बाइंडिंग टू अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। उसके बाद हमने इनके ऑब्जेक्ट्स बना दिए, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2। ऑब्जेक्ट 1 में पेरेंट क्लास का उसमें रिजल्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट 2 में चाइल्ड क्लास का। फिर उसके बाद हमने इनको कॉल किया। वेरी स्क्रीन आई थिंक मैम का कुछ इशू हो गया है इंटरनेट का, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, जस्ट अ सेकंड। ओके। काइंडली बताइएगा मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके मैम, आप कंटिन्यू करें, आप कहाँ पे बता रही थी? ये पेरेंट क्लास का भी हो गया, चाइल्ड क्लास का भी हो गया, इंस्टेंस पे ये डिस्कस कर रही थी। ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू पेरेंट क्लास और ऑब्जेक्ट 2 चाइल्ड क्लास का। फिर अब मुझे नीचे वाले का थोड़ा ये है कि शायद ये प्रिंट की जगह पे है, ऑब्जेक्ट 1 डॉट शो ऑब्जेक्ट 2 डॉट शो, जस्ट आउटपुट दिस इज द पेरेंट क्लास, आउटपुट दिस इज द चाइल्ड क्लास। मींस यहाँ पे रिजल्ट शो करेगा ऑब्जेक्ट 1 शो ऑब्जेक्ट 2 शो, वो इस इंस्टेंस में वहाँ यहाँ पे वो रिजल्ट शो कर रहा है पेरेंट क्लास का और चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टीज जो दी हुई है उनका। इज इट ट्रू? जी बिल्कुल मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। सर, इसको बेसिकली जी जी मैम, इसको रन करके देख लेना। ओके मैं रन करके यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको एक। just a second. ये देखें हमारे पास यहाँ पर ये रन हो गया। तो जैसे ऑब्जेक्ट 1 डॉट शो, तो ऑब्जेक्ट 1 हमारे पास किसका था? पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट था। तो पेरेंट क्लास के अंदर जो शो फंक्शन है उसके अंदर जो भी लिखा होगा वो हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट शो, जो ऑब्जेक्ट 1 डॉट शो है उसकी वजह से यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा जो था वो किसके लिए था? वो था हमारी चाइल्ड क्लास के लिए। तो जो चाइल्ड क्लास के अंदर हमारे पास शो फंक्शन है
वो यहाँ पर उसमें आ जाएगा हमारे पास, जो भी इसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अंदर बेसिकली हमारे पास रन टाइम, जिस तरह से यहाँ पे लिखा गया है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ये बेसिकली हमारे पास ना दो टाइप्स होती हैं पॉलीमॉर्फिज्म की। एक हमारे पास होती है रन टाइम और दूसरी हमारे पास होती है जो कि स्टैटिक हमारे पास होता है। उसमें हम क्या, जो रन टाइम होती है उसमें हमारे पास क्या हो रहा होता है कि हमारा ड्यूरिंग रन टाइम जो है वो हम लोग फंक्शन जो है उसको ओवरराइड कर रहे होते हैं। लाइक जो उसकी पहले डेफिनेशन लिखी गई है उसको हम ड्यूरिंग रन टाइम चेंज कर रहे होते हैं। लेकिन दूसरा हमारे पास जो इसकी टाइप होती है उसमें हमारे पास क्या होता है, हम फंक्शन को ओवरलोड कर रहे होते हैं। अब ओवरलोड और ओवरराइडिंग दो कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे पास। अब ओवरलोड और ओवरराइडिंग के अंदर हमारे पास क्या डिफरेंस होता है, बेसिकली जो ओवरराइडिंग है उसमें हमारे पास सेम नाम के दो फंक्शन है, ठीक है, उनके पैरामीटर्स भी सेम होंगे, हमारे पास बिल्कुल सेम नंबर ऑफ पैरामीटर्स होंगे। लेकिन एक को हमने पहले डिफाइन किया एंड देन हम जब सेकंड को डिफाइन करेंगे तो उसके अंदर हम क्या कर रहे होंगे, उसकी डेफिनेशन को ओवरराइड कर देंगे। लेकिन जो ओवरलोडिंग है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, दो फंक्शन सेम नाम के होंगे लेकिन उनके पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे। तो वो क्या करेंगे, दोनों डिफरेंटली बिहेव करेंगे। हर फंक्शन जो होगा, जो हर मेथड हमारे पास है इसके अंदर, वो क्या कर रहा होगा, वो डिफरेंटली बिहेव कर रहा होगा। तो यहाँ पर बेसिकली जो हम काम कर रहे हैं वो हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म वाला कर रहे हैं, यानी फंक्शन को ओवरराइड कर रहे हैं। जो पहले डेफिनेशन लिखी गई थी फंक्शन की उसको हम बाद में क्या कर रहे हैं, ओवरराइड कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हम इसको ओवरराइड कर रहे हैं। अगर ओके जस्ट अ सेकंड, लेट मी ट्राई वन थिंग। ओके, अगर इसको मैं अब रन करता हूँ तो चाइल्ड क्लास, ओके। सो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली ये हो रहा है कि हमने डायरेक्ट ही ये चाइल्ड क्लास का बना दिया है। अगर इसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ पर कुछ फंक्शन और दिखा सकूं लिखकर इसके, तो लाइक एक ये फंक्शन है, एक और मैं यहाँ पर मेथड डिफाइन कर देता हूँ जिससे कि हमारे पास इसका जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाएगा। फंक्शन ओवरराइडिंग क्या है बेसिकली हमारे पास। अगर यहाँ पर मैं एक और फंक्शन डिफाइन करता हूँ, डिफाइन मैम सर ओवरराइडिंग मींस के मतलब उसी क्लास को फर्दर मूव करना। बेसिकली ओवरराइडिंग मींस हमारे पास ये चीज है कि जो पहले फंक्शन लिखा गया उसी की डेफिनेशन को उसकी सब क्लास में अपडेट कर देना हमने। ठीक है, क्योंकि Right. जब हमने उसको अपडेट कर दिया उसके अंदर उसकी जो, जस्ट लाइक ये देखे ना, यहाँ पर अगर मैं इस पेरेंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है इसको कमेंट आउट कर देता हूँ तो जी जी मैम, ओके। तो यहाँ पर अब अगर देखें तो मेरे पास पहले डिफाइन, ये जो मेथड डिफाइन है यहाँ पर मैंने इसकी डेफिनेशन को यहाँ पर आकर अपडेट कर दिया। यहाँ पर इसके अंदर क्या लिखा हुआ था हमारे पास, दिस इज द पेरेंट क्लास, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, दिस इज अ चाइल्ड क्लास। ठीक है, लेकिन अगर हमने ये पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट में कि हम चाइल्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू पेरेंट क्लास के जो फंक्शंस हैं उनको, या मेथड सॉरी हैं, उनको हम एक्सेस कर सकते हैं अपने, यानी कि वो जो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू। तो अब यहाँ पर मेरे पास ये जो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पर जस्ट ये, मैं इसको जस्ट कमेंट आउट करता हूँ। हाँ, अब अगर मैं यहाँ पर देखें ऑब्जेक्ट टू जो है इसके थ्रू ये डॉट शो का फंक्शन कॉल करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर इवन के ये पेरेंट क्लास में भी डिफाइन है। तो ये क्या करेगा यहाँ पर, लेकिन हमने यहाँ पर इसकी जो डिफाइन है उसको ओवरराइड कर दिया, उसकी डिफाइन को चेंज कर दिया। तो ये ड्यूरिंग रन टाइम हमारे पास चेंज हो रही है। जब पहले क्लास हमारी डिफाइन होगी तो सबसे पहले ये डेफिनेशन होगी उसकी, लेकिन जैसे ही ये सब क्लास डिफाइन होगी तो देन हमारे पास क्या होगा, इसकी डिफाइन जो है वो ओवरराइड होकर ये हो जाएगी हमारे पास। अब इसको अगर हम रन करते हैं तो देखिए हमारे पास कौन सा आ रहा है, यही डेफिनेशन आ रही है ना इसकी। इवन के हमारे पास ये सेम नाम का ऊपर भी है फंक्शन, इसलिए ये ऊपर वाली डेफिनेशन क्यों नहीं इसकी प्रिंट करवाई। ये जिस क्वेश्चन है ना हमारे पास कि हमने ये ऊपर वाली डेफिनेशन इसकी क्यों नहीं प्रिंट हो रही, क्योंकि हमने उसको ओवरराइड कर दिया ड्यूरिंग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म यूजिंग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो हमने इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू किया है। अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट है फंक्शन ओवरलोडिंग का, वो हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। अभी हमारे पास जो है वो 1 मिनट का टाइम है, अगर किसी का ये ओवरराइडिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। जो ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है वो हम इंशाल्लाह कल की क्लास में देखेंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। मुझसे क्लियर है। ओके, अगर क्लियर है तो क्लास को फिर एंड कर देते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो
ओवरलोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको स्टार्ट करेंगे कल, और देन फिर हम इसको देखेंगे। थैंक यू। Thank you, sir.